हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 इतिहास के पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले जो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए हैं वो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि यूरोप के अंदर उनकी राजनीति के बारे में पढ़ना है और इतिहास का मतलब होता है बीती हुई बातों को दोहराना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीति जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। दूसरा, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पूर्ण जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उनके उपरांत प्रकट हुई। 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रमण रूप में सामने आई। इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी रहे। चलिए आगे। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति जब 1789 ईस्वी में हुआ था तो राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों, सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। किसका पहुंचा था? नव युग का। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और अधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1865 ईस्वी में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया। तो इसमें सबसे मेन टॉपिक यह है कि वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इनका फिगर दिया हुआ है था, परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिख ने घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति संतुलन को स्थापित कर दिया। तो ये इससे क्वेश्चन पूछता है कि मेटरनिख कौन था? तो इसको पूरा याद कर लेना है और एक बार समझ के पढ़ लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति के दिन थी, जब 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ तो उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना यानी फिर से स्थापित करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। ये पूछ सकता है कि मेटरनिख का उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था क्या कि जो फ्रांस के युद्ध में 1789 ईस्वी की क्रांति में जो हुआ उसका विरोध करना, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना फिर से उसकी स्थापना करना उनका मुख्य उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। इटली का अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बोर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सिसिली और नेपल्स के प्रदेश कौन चलाते थे? बोर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया था, यही चलाते थे। रोम और उसके आसपास के राज्यों में पोप सौंप दिए गए। लोम्बार्डी एवं वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई। परमा, मोडेना और टलकनी के प्रांत हाइसबर्ग राजवंश को दे दिए गए तथा जिनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजयी थी, लेकिन यह व्यवस्था स्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश में प्रभावित हुए। फ्रांस में वियना
के तहत क्रांति के पूर्व, जो क्रांति हुआ उसके पहले की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बोर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसके फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। चार्ल्स एक्स यानी कि चार्ल्स 10 के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। जो चार्ल्स 10 थे, उन्होंने जो सुधार किया था, उनका जो क्रांति था 1823 ईस्वी में, उसके बाद मतलब कि आया था परिणाम। देखिए क्या आया था, जुलाई 1830 की क्रांति हुआ था। तो वही कह रहा है कि चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। ये पूछ सकता है कि चार्ल्स एक्स कौन था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक के प्रधानमंत्री बनाया गया। कहाँ के, अगर ये पूछ लिया जाए कि चार्ल्स 10 को कहाँ बनाया गया था प्रधानमंत्री, तो पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया था। पोलिगनेक को बताइएगा। पोलिगनेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स एक्स ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1823 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। तो ये पूछ सकता है कि फ्रांस में गृह युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, तो 28 जून 1823 ईस्वी को। बताइए, इसके बाद इसे ही जुलाई 1823 की क्रांति कहते हैं। तो ये पूछेगा कि फ्रांस में या जुलाई 1830 की क्रांति क्या है, तो इसके बारे में लिख देना है जो मैंने बताया है। उसके परिणाम क्या क्या निकले। तो चार्ल्स एक्स फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। कहाँ पलायन किया? इंग्लैंड पलायन कर गया। और इस प्रकार फ्रांस में बोर्बो वंश के शासन में का अंत हो गया। तो ये पूछ सकता है कि बोर्बो वंश का शासन कब अंत हो गया, तो चार्ल्स 10 को इंग्लैंड चले जाने के बाद खत्म हो गया। फ्रांस में 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बोर्बो वंश के स्थान पर आलेयंस वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। अतएव उसकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के नियमित रही। चलिए, 1830 की क्रांति का प्रभाव, जब युद्ध हुआ, जब क्रांति हुआ, तो उसका क्या क्या प्रभाव रहे, इसके बारे में चलते हैं। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इस प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। चलिए, लुई फिलिप एक 1848 की क्रांति के बारे में चलते हैं। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के संवैधानिक, वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया। शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्प मत में भी था, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक
कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेशी नीति में ही किसी तरह का सफलता हासिल हो रहा था। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गिरोह को आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 जनवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में कियर्स के नेतृत्व में एक विशाल फौज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग कर दिया और इंग्लैंड चला गया। ये भी इंग्लैंड चले गए थे। तब पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों और मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकारों की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता गणतंत्र मार्टिन एवं सुधारवादियों के नेता लुई बलात था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे इंडिकेट करते हैं, आप याद कर लीजिएगा। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। कौन सा सम्राट बना? लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण द्वारा राज्य की स्थापना की मांगों का आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। इटली का एकीकरण कैसे हुआ? तो इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहां अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावे कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। अतः एकीकरण में इनका विरोध अब अवश्य भावी था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। अब पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से हो रही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया, यथा सिसपाइन गणराज्य, लिगुलियन तथा ट्रांसपेडन। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। इन सभी कारणों से वहां जागृति आई। नेपोलियन के पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1814 ईस्वी में। इसके पश्चात वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्यों से इटली के 2 राज्य पीडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। तो ये पूछ सकता है कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ? इटली का एकीकरण कैसे हुआ? और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसलिए बढ़िया सी हमारे द्वारा पढ़ाए हैं उससे पढ़कर समझकर आंसर लिख लीजिएगा। इटली 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनरी, कौन गठन था? कार्बोनरी का गठन हुआ, राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था, जिसके उद्देश्य छापा मार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। तो पूछ सकता है कि मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी गठन से था। 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। मेजनी ने इस नागरिक आंदोलन का उपाय करते हुए मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। मेजनी कौन था? ये भी पूछता है। तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। 1848 ईस्वी में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी संपूर्णवाद इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पीडमाउंट का जो शासक था, कौन था शासक? चार्ल्स एडवर्ड शासक था। नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज बनाने का
पक्षधर था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एडबर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और सब पलायन कर गए। एकीकरण का द्वितीय चरण 1848 ईस्वी तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से इटली का एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियां के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबुल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो ये पूछता क्वेश्चन कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, तो काउंट काबुल को नियुक्त किया था। और किस पद पर, तो प्रधानमंत्री के पद पर। तो ये पूछेगा कि काउंट काबुल कौन था, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है, तो इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। तो काबुल एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, अतएव उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853 से 54 की क्रीमिया युद्ध में काबुल ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबुल को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। इससे काबुल की महत्ता बढ़ गई। इस सम्मेलन में काबुल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबुल ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। काबुल ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में नीस और सेवाय नामक 2 रियासतें काबुल ने फ्रांस को देने का स्वीकार कर लिया। फ्रांस ने काबुल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतों जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काबुल की आलोचना भी की जाती है कि उसने निस तथा सवाई नामक प्रांतों के फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली को राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली के एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। यदि 2 प्रांतों को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबुल की दृष्टि में संभव नहीं था। इसी बीच 1859 से 60 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपना सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया सेना बुरी तरह पराजित होने लगी, यानी कि ऑस्ट्रिया हार गया। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबुल के समर्थन में बढ़ रहे जन सैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, अतः वेनेसिया पर विजय प्राप्त करने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता कराने की बात स्वीकारी। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अतः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काबुल का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। अतः उसने नेपोलियन को सेवाय प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रखा, कौन सा शर्त रखा था इसके बारे में जान लीजिए, कि जिन राज्यों का विलय होगा वहाँ जनमत संग्रह कराए जाएंगे। चूंकि उन रियासतों की जनता पिडमाउंट के साथ थी, इसलिए काबुल ने कूटनीति का परिचय देते हुए उसे स्वीकार कर लिया। 1860 से 61 में काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतें पल्मा, मोडेना, टस्कनी, फबारा, बेलाजोना आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसे पुष्टि भी कर लिया गया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मनी एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिणी इटली रोम
वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासक माना था। किसको शासक माना था? विक्टर इमैनुअल को शासक मान गया था। इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी, कौन? गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। और मेजनी के विचारों का समर्थक था। किसका था? मेजनी के विचारों का समर्थक था। परंतु बाद में काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। किसका? तो काउंट काबुल के समर्थन में आकर के गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासक से तंग होकर गैरिबाल्डी के समर्थन बन गए। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। वस्तुतः काबुल के विचार गैरिबाल्डी से नहीं मिलते थे, परंतु काबुल ने उसके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। तब काबुल ने गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट की सेना भेज दिया। इस बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबुल से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। गैरिबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल द्वारा दिया गया था, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया और वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि गैरिबाल्डी सब कुछ छोड़कर क्या बनने गया था? तो किसान बनने गया था, साधारण किसान। तो त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी लिखा था। कौन लिखे थे? लाला लाजपत राय लिखे थे। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काबुल की मृत्यु हो गई। क्या होगी? मृत्यु। ये पूछता है कि 1862 ईस्वी में काउंट काबुल की मृत्यु हो गई थी। काउंट काबुल की मृत्यु कब हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था। इस तरह वह भी पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया। कौन क्या था? विक्टर इमैनुअल ने पूरा कर दिया। 1870 से 71 में फ्रांस और प्रुसिया के बीच छिड़ गया। कब हुआ था युद्ध? तो 1870 से 71 में फ्रांस और प्रुसिया के बीच युद्ध छिड़ गया। याद कर लीजिएगा कि जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था, असंभव था। विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबुल, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं का एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदानों के कारण पूर्ण हुआ। इन सभी घटनाओं के पश्चात राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि थी। चलिए, हम लोगों ने इटली का एकीकरण को पूरा देख लिया और पढ़ लिया और समझ लिया है। तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम इंडिकेट कर दिए हैं। तो अब जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जर्मनी के एकीकरण कैसे और कब और क्या, इसका प्रभाव क्या क्या रहा, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी, अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ। इटली के साथ साथ जर्मनी का भी एकीकरण संपन्न हुआ। इनका फिगर है। जर्मनी मध्यकाल 800 ईस्वी में सालमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य यानी कि टूट गया था, जिसमें 300 छोटे बड़े राज्य थे। तो कितने राज्य थे? 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं मौजूद थी। उत्तर जर्मन राज्यों में जहाँ प्रोटेस्टेंट मताबियों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ प्रुसिया सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो कौन था? प्रुसिया। कौन था? प्रुसिया था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। दूसरी तरफ दक्षिणी जर्मनी के दक्षिणी में कैथोलिक बहुल राज्यों का प्रतिनिधि सभा था। डायट जिंदा थी जहां सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मनी राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके पक्ष नहीं था। वस्तुतः जर्मनी
जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। तो ये पूछिएगा कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किन्हें किसे दिया जाता है, तो बोनापार्ट को दिया जाता है। इसे आप याद कर लीजिएगा। उसने 1806 ईस्वी में जर्मन को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इसी दौरान जर्मनी ने बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, कांट, हमबोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रीम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हीगल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। प्रूसिया का चांसलर बिस्मार्क के बारे में चलते हैं। और हीगेल, चांसलर कौन था प्रूसिया का? बिस्मार्क हीगेल के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। हर्डेनबर्ग तथा नेपोलिस ने जर्मनी के गौरवमय अतीत को सामने रखा। चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया। उन्होंने नायकों की जीवंत चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार जब जर्मनी भी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार हुआ, जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों का भी योगदान था। शिक्षा संस्थान एवं विद्यार्थी का योगदान था। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों से बुसेन सैफ्ट नामक सभा स्थापित की। बाइभर राज का सेना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। यद्यपि मेटरनिख ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानूनवाद के आदेश को जारी किया, परंतु फिर भी जर्मनी के राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रभावित हो रही थी, जिसमें एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी। 1834 ईस्वी में जर्मनी के व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारी समानता के लिए प्रूसिया के नेतृत्व में जाल बेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया था। तो कौन सा संघ बनाया था? जाल बेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया गया था कि उस संघ में जर्मन क्षेत्रीय आयतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया गया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए थे। फ्रांस को 1830 ईस्वी में जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी। सैक्सनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल डाला था। जो हवा दे रहा था उसे कुचल दिया था। कौन मिलकर कुचला था? तो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया दोनों मिलकर कुचल दिया। तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिख के युग का अंत भी कर दिया गया था। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने बान गोर्गेन के नेतृत्व में मार्च 1848 ईस्वी को पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया था, जहां यह निर्णय लिया गया कि प्रूसिया का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों के एकीकृत किया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राजतंत्र के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक, जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था, उन्हें व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया था। क्या था? इनकार कर दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। जर्मन के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में थे। इस विरोध से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया, यानी खत्म हो गया, और साथ ही जर्मन राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई और ऑस्ट्रिया और प्रूसिया ने मिलकर दबा दिया। प्रूसिया अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, इसलिए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया। क्या हुआ? देहांत हो गया और उसका भाई विलियम प्रूसिया का शासक बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। साथ ही आधारभूत संरचनाओं में भी काफ़ी सुधार हुए, जिससे जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास तेज हुए। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अब बिस्मार्क के बारे में पढ़ने को आता है, तो बिस्मार्क कौन था और बिस्मार्क के उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मार्क जो जर्मन डायट में प्रूसिया का प्रतिनिधि हुआ करता था, प्रारंभ से ही हीगेल के विचारों से प्रभावित था और जर्मन संसद डायट में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय दे रहा था और वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण का प्रयास में जुट
किया गया, जुट गया, उस समय को जो प्रयास किया जा रहा था एकीकरण करने में, उसमें जुट गया, साथ हो गया। और यह उसकी कूटनीति की सफलता थी, चाहे उदारवादी हो या कूटनीति राष्ट्रवादी, सभी को अपने विचारों का समर्थन समझते थे। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। तो ये पूछता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था? बिस्मार्क ने किया था। एकीकरण संभव था किसके काल में? तो बिस्मार्क के काल में। तो उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी और कालांतर उसने 1823 ईस्वी में 1823 ईस्वी के राष्ट्रीय प्रसा संधि का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण जब प्रसा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगा, तो बिस्मार्क ने अपनी नीतियों को प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण प्रसा ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रह गया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में स्वेलेस्बिर्ग और हॉलेस्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। हॉलेस्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ, चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मनी की संख्या अधिक थी, अतः प्रसा ने जर्मनी राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रसा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था और प्रसा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया। चूंकि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अवश्य भावी था, परंतु वह ऑस्ट्रिया के आक्रमणकारी साबित करना चाहा था, अतः पूर्व में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था और ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में तटस्थ रहे। इसके लिए फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा किया था। बिस्मार्क ने इटली का शासन विक्टर मैनुअल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध इटली ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण कर देगा। अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडोवा के युद्ध में घोषणा कर दी थी। किसी 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडोवा के युद्ध छेड़ दी और ऑस्ट्रिया दोनों से युद्ध में फंस कर वह बुरी तरह से पराजित हो गया। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों पर से प्रभाव समाप्त हो गया और इस तरह जर्मन एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हो गया। तो कितने भाग पूरा हुआ? 2/3 भाग तो पूरा हो चुका था। शेष जर्मनी जो बच गया था, वो जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर प्रसा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी को खुलकर विरोध किया और प्रसा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा कि बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ का प्रेम में जारी कर दिया कि फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। इससे चिढ़कर 19 जून 1870 ईस्वी को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सीडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। तदुपरांत 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। तो क्वेश्चन पूछता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? तो 10 मई 1871 ईस्वी को हुआ था। दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित करने के लिए सीडोन युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मन का उदय हुआ। अंतोगतवा जर्मन ने 1871 ईस्वी तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप में राजनैतिक मानचित्र में स्थान पाया। इस प्रकार राष्ट्रवाद ने 2 बड़े राज्य के उद्देश्य को ही सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी इसके कारण राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुए। वस्तुतः इसके मूल में राष्ट्र की भावना एवं लोकतांत्रिक विचारों का उदय था। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी के प्रभाव ने ओटोमन साम्राज्य के पतन की कहानी को अंतिम रूप दिया। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। यूनान का राष्ट्रीयता का उदय के बारे में चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इससे कुछ ज़्यादा सवाल नहीं बनता है। इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्र ये आंदोलन को देखा जा सकता है कि यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण उस पश्चात का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। पूर्ण जागरण के काल में इनसे प्रेरणा लेकर पाश्चात्य देशों ने अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जगी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर उनकी पहचान थी। फलतः तुर्की शासन ने स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए इन्होंने हितेरिया फिलाई नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया। इसका उद्देश्य तुर्की शासन से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। यूनान सारे यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था।
जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्धत थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। इधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। यूनान में विस्फोट स्थिति तब और बन गई जब तुर्की शासक द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू कर दिया और 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनानी में विद्रोह शुरू हो गया। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तित्व रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता पक्षधर में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिख के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। जब नया और निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया और 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ था कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स एक्स भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नागरिकों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना पूरी तरह पराजित हुई। अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात तय हुई, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। 1832 ईस्वी में बावेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। इस तरह यूनान पर से रूस का प्रभाव भी जाता है। हंगरी के बारे में पढ़ते हैं कि राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नजर आता है। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। 1848 ईस्वी के क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसूत तथा फ्रांसीसी डीक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। कोसूत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था और उसने वर्गहीन समाज कि अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया। जिस प्रकार प्रतिबंध लगा दिया गया, फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा था। कोसूत ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा, जिसके प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गए। अंततः 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्रिपरिषद को मांग स्वीकार की गई। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। सामंती प्रथा समाप्त कर दी गई तथा प्रतिनिधि सभा डायट की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। इस प्रकार इस आंदोलन में हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान की गई। पोलैंड के बारे में पढ़ते हैं तो पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। बोहेमिया के बारे में पढ़ते हैं तो बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासक के अंतर्गत था में भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक चैक जाति की स्वायत्त शासन की मांग का स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाली क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां अस्थायी न रह सकी। परिणाम जो युद्ध हुए थे और जो बोहेमिया इधर जो भी जर्मनी का एकीकरण जो हुआ, सबका यूरोप का परिणाम क्या हुआ, यूरोप का परिणाम, तो हम उसके बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं यूरोप के बारे में और उनका परिणाम क्या क्या हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हुआ, जो मूर्त रूप में यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप कई बड़े बड़े एवं छोटे राष्ट्रों का उदय हुआ। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्य एवं जातीय समूहों में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी कि दूसरी तरफ बड़े यूरोपीय राज्य यथा जर्मनी, इटली, फ्रांस तथा इंग्लैंड, ये चारों
जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना इतना बढ़ गई कि उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा और इन साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में होने वाले औद्योगिक क्रांति उतनी ही जिम्मेदारी थी जितने कि अन्य कारण थे। इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशियाई एवं अफ्रीकन देशों की अपना निशाना बनाया, जहां यूरोपीय देशों ने अपना उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों के शोषण के औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी थी। इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ऑटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं पूरे विश्व की जागरूक बढ़ गई, जिसके कारण अफ्रीका एवं एशियाई उपनिवेशों में विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने लगे। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था। इसी प्रभाव में उसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई तथा स्वयं उसका सदस्य बना। यह भी कहा जाता है कि श्रीरंगपट्टम में भी स्वतंत्र का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना को जगाना शुरू कर दिया। उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफ़ी रुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों के कारण ही 1821 ईस्वी की नेपल्स की क्रांति विफल पर काफ़ी दुख प्रकट किया एवं 1823 ईस्वी की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की असफलता पर उत्सव भोज दिया। कालांतर में भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नजर आने लगे। तो इस प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना से प्रथमा यूरोप को एवं अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही, साथ ही कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए। तो इस प्रकार आपका चैप्टर खत्म होता है और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पर आप प्रश्न पूछिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर वीडियो आपको पहुँचता रहे। धन्यवाद।